बिलासपुर से हटता गया बाद में टाइम के साथ साथ। तो दूसरा जो राजा है बिलासपुर की हिस्ट्री में वो है कहालचंद, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, राजा कहालचंद। देखिए जो राजा कहालचंद है इसका हिस्ट्री में कोई ज्यादा क्वेश्चन वगैरह या नाम कोई ज्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट, बट इसके जो है दो बेटे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक तो ये कंसेप्ट है कि जो राजा कहालचंद है इसके नाम पे शायद नाम जो है वो कहलूर रखा गया है। दो कंसेप्ट बताए थे मैंने, दो थ्योरियां हैं कि कहलू नामक गुज्जर के नाम से रखा है जिसने राजा को अवगत करवाया था देवी के प्रकार, और जो राजा कहालचंद है या तो इसके नाम से रखा होगा कहलूर। ठीक है, तो कहालचंद के दो पुत्र हैं, एक है अजय चंद और एक है अजीत चंद। ठीक है, तो इनमें से एक बेटा जो है हिंदूर रियासत की स्थापना करता है। ठीक है, इनमें से एक बेटा और वो अजय चंद। ठीक है, इनका जो बड़ा बेटा था, इन्होंने जो है वो हिंदूर रियासत की स्थापना की। अब हिंदूर किसका पुराना नाम है? ठीक है, और ये बात है लगभग 1100 AD। मतलब 1100 AD में, 900 AD में हमने देखा वीरचंद ने स्थापना की थी, मगर उसके लगभग 200 साल बाद कहालचंद के बेटे ने हिंदू रियासत की स्थापना की। ठीक है, तो ये लगभग की बात हो रही है कि 1100 AD के आसपास जो है वो उन्होंने ये हिंदू रियासत की स्थापना हुई थी। बट ये हिंदूर नालागढ़ जो है वो तो सोलन डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है आज, तो उसको सोलन डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। बट ये याद रखना है हमें कि जो हिंदूर है, जो नालागढ़ का एरिया है, वो एक्चुअल में कहलूर के राजाओं का ही था। ठीक है, अब देखो आप इस कनेक्टिविटी भी देखें एरिया वाइज, तो स्वार घाट से अगर आप इस तरफ को जाते हैं नालागढ़ बद्दी, तो नजदीक ही पड़ते हैं वो साइड को। तो अगर आप देखें तो ये जो कहलूर रियासत है इसका जो एक्सटेंशन है, ठीक है, तो काफी लंबा चौड़ा था पंजाब तक। अगर हम बात करें अभी की जो हमारा अपना अनंतपुर साहिब है, कीरतपुर साहिब है, वहां पे बॉर्डर जरूर है, बट ये एरिया जो है वो सिखों को कहलूर के राजाओं ने ही दिए। ठीक है, आज बेशक वो पंजाब में है, बट ये कहलूर रियासत का हिस्सा रहे हैं, पार्ट थे। ठीक है, तो हिंदूर की स्थापना ये भी इसी से जुड़ी हुई है बिलासपुर की हिस्ट्री से। अब आता है तीसरा राजा जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका एक फैक्ट जो है वो पूछा जाता है, और वो है राजा मेघचंद। ठीक है, देखिए राजा मेघचंद जो है बिलासपुर का, इसके बारे में बोला जाता है कि बहुत ही कठोर स्वभाव का था, र्यूड था, हर चीज के लिए हार्श पनिशमेंट दे देता था। ठीक है, बहुत कठोर थी इसकी पनिशमेंट वगैरह तो है, और इसी बर्ताव के कारण, इसी बिहेवियर के कारण जनता ने जो है वो उसे राज्य को छोड़ने को मजबूर कर दिया। ठीक है, मतलब देखिए ज्यादा ही राजा को ना तो ज्यादा क्रूर होना चाहिए ना ही ज्यादा दयालु होना चाहिए। जैसे आपने चंबा में देखा था, राजा बलभद्र इतने दयालु थे कि उसको उन्हीं के लोगों ने, ठीक है, जनता के लिए देखो ये चीजें बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस और बिल्कुल ही लीनियंसी जो है वो कभी भी सफलता नहीं दिलाती। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धा वाला पाथ चलता है, बट ये जो था एक्सट्रीम जो था वो क्रूएल था, ब्रुटैलिटी इसकी देखी गई, हार्श पनिशमेंट्स दे देता था, इसका स्वभाव बहुत र्यूड था। तो इसलिए जो है वो वहां की जनता ने इसको जो है वो नकार दिया और जनता के इसे भगा दिया, और कहा जाता है कि मेघचंद को भागना पड़ा था और इसको कुल्लू रियासत, ठीक है, कुल्लू रियासत में जाके शरण लेनी पड़ी थी। और बाद में इल्तुतमिश, अब इसके बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, इल्तुतमिश सुना होगा आपने, ये इल्तुतमिश का समकालीन। पहली बात तो ये है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिलासपुर का कौन सा राजा दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का, शमशुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन। ठीक है, तो मेघचंद जो है वो इसका समकालीन था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड बताओ जल्दी से, पढ़ते हैं आप।
पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले। हाँ वेरी गुड। 1210 से कब तक था? सर 1236 तक। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि 1236 में इसकी बेटी रजिया सुल्तान बनती है ना। ठीक है 1210। तो देखिए 1210 वाला जो पीरियड है, 13वीं शताब्दी 13th सेंचुरी की बात हो रही है, तो ये मेघचंद जो है वो इल्तुतमिश का समकालीन था। अब इसका जो बिहेवियर देखा आपने कैसा था, जनता ने भगा दिया और कुल्लू की जो रियासत है वहां पे जाके इसने शरण ली थी, असाइलम लिया था, और वहां पे इसकी जो कुल्लू के राजाओं की जो वो है मतलब एक तरह मीडिएशन, मध्यस्थता की, और इल्तुतमिश से जो है रिक्वेस्ट की कि इसको फिर से जो है वो राजा बनाया जाए, ताकि जो है वो अपनी जनता में वापस जा सके, वहां की जनता को आप समझाइए, ये मीडिएशन की थी। तो इल्तुतमिश ने इसको राजा बनवाया था। अब देखो होता क्या है, छोटी मोटी चीजें हैं ये, बट हिस्ट्री में ये चीज जब मिली है तो हमें पता होना चाहिए कि कल को पूछा जाए कि इल्तुतमिश का समकालीन कौन, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कंटेक्स्ट होता है जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने चंबा में बताया था कि एक विजय वर्मन 1170 एडी के आसपास बना था वो, तो उसके कंटेक्स्ट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद गोरी के समय चंबा का राजा कौन, ठीक है, विजय वर्मन। क्या कंटेक्स्ट था? क्योंकि उसने अटैक किया था लद्दाख को वापस लिया। तो ये जो चीजें होती हैं वो हमें ऐसे कंटेक्स्ट में देखने को मिलती, ठीक है। जैसे उसमें चंबा में ही देखा था आपने कि कौन सा राजा था वो, प्रताप सिंह बर्मन। प्रताप सिंह बर्मन किसका समकालीन था? मुगलों का, अकबर का, ठीक है। तो थोड़े ये जो समकालीन होते हैं ये नाम आ जाते हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट छिपा होता है। तो मेघचंद का कंटेक्स्ट आपको पता लग गया कि ये अगर पूछा जाए तो क्यों, क्योंकि इसके प्रताप के कारण इल्तुतमिश ने जो है वो इसके लिए गद्दी इसको फिर पुनः जो है वो प्राप्त की थी विद द हेल्प ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट जो राजा है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभिसंध चंद, संपूर्ण चंद, ठीक है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ज्ञानचंद। अब ज्ञानचंद क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, इसको थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश में, ज्ञानचंद। देखिए ज्ञानचंद क्यों इंपॉर्टेंट है? ज्ञानचंद है, पहली तो बात है ये है लगभग 1570 में राजा बना। उस टाइम में, उस समय कौन होगा दिल्ली में? अभी ये पढ़ा नहीं आपने हिस्ट्री में, बट अकबर है, ठीक है। तो ये किसका समकालीन हुआ? अकबर का समकालीन, ठीक है, अकबर का समकालीन। अब देखिए ज्ञानचंद के शासनकाल में जो कहलूर रियासत है वो मुगलों के अधीन आ गई, ठीक है। अब वो क्यों आ गई? क्योंकि अकबर एक पावरफुल शासक था, ठीक है। और जैसे आपने कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ा, चंबा की हिस्ट्री में पढ़ा, क्योंकि अकबर जो है उसने पहाड़ी राज्य के ऊपर, पहाड़ी रियासतों के ऊपर शासन करना चाहा, ठीक है, और उसने शासन किया भी, ठीक है, क्योंकि वो एम्बिशियस था, ठीक है, प्लानिंग उसकी पूरी थी, आर्मी उसकी स्ट्रांग थी, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे थे, तो उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं ये कैप्चर करने के लिए कोशिश जरूर की थी। जैसे आपने देखा था कि उसने पहाड़ी रियासतों के ऊपर इंटरेस्ट शो किया था, दिखाया था। तो वैसे यहाँ पे ये ज्ञानचंद के समय बिलासपुर जो है वो मुगलों के अधीन आ गया, अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि किसका समकालीन था और किसके समय पे बिलासपुर मुगलों के अधीन आया, ठीक है। अब देखिए ज्ञानचंद जो है इसने सरहिंद के मुगल वायसराय, ठीक है, वो सरहिंद जो है वहां के मुगल वायसराय जो थे उसके प्रभाव में आकर इस्लाम को अपना लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बिलासपुर का कौन सा राजा है जिसने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम को कबूल कर लिया था, ठीक है। तो इस्लाम को किसने कबूला? ज्ञानचंद ने। ज्ञानचंद ने।
ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो मैं बता रहा हूँ कि किसके प्रभाव में आकर, जैसे आपने सुना है कि मतलब बुद्धिज्म को अपनाया था उसने, किसी ने भी अगर, तो वो किसके प्रभाव में आकर अपनाया, ठीक है। जैसे अशोक ने अपनाया था, बताइए मेरे को अगर याद है किसी को, अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसने जो है वो किसके कहने पे अपनाया था, किसके प्रभाव में आकर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ whom? सर कलिंगा वॉर हुआ था तो उसके बाद ही हाँ बिल्कुल, कलिंग वॉर हुआ था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 261 बीसी के आसपास कलिंग वॉर हुआ था। कलिंग वॉर में जो है वो उसने ये देखा, ब्लडशेड, बहुत ज्यादा खून बहा, ये चीजें हुई, मगर फिर उसके बाद जो है उसने बुद्धिज्म को अपनाया, मगर वो किसके कंटेक्ट, मतलब इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आकर, उपगुप्त, ठीक है, बिल्कुल उपगुप्त। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिवाइज होते रहते हैं, साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। वैसे ही ज्ञानचंद ने भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरहिंद का वायसराय, उससे जो है वो वायसराय क्या होता है, देखिए वो मुगलों का ही बंदा था, वायसराय क्या है, मुगलों के लिए अपॉइंट किया गया ऑफिसर मुगलों, ठीक है। तो उनके प्रभाव में आकर कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री में एम्बिग्यूटी बहुत मिलेगी आपको, ठीक है, मतलब क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, स्पष्टता नहीं है। इंडिया, सॉरी, हिमाचल की हिस्ट्री हम पढ़ते तो हैं, बट इसमें स्पष्टता नहीं है, इसीलिए कमीशन जो है वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कम जो है वो पूछता है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है इतनी, बुक्स में जो लिखा गया है उसको बस ऐसे मतलब वो कर लिया गया है, उसको मान लिया गया है। अब देखो इन्होंने मुगल वायसराय का नाम नहीं दिया है, ना ही कभी पूछा गया है, ना ही बुक्स में मिलता है, तो अब ये क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी किसी ने कुछ लिख दिया है ब्लोकरा ने, तो उसी हिसाब से हम पढ़ते हैं। हालांकि उन्होंने सोर्सेज रिसोर्सेज जो है वो ठीक है उनके, मगर फिर भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें। उन्होंने खुद क्लियर लिखा है ये चीज ब्लोकरा ने कि मतलब इसमें स्पष्टता नहीं मिलेगी आपको पूर्ण रूप से, ठीक है। जैसे इंडिया की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमें जो है पूरे तथ्य मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलते हैं, कोई लिटरेरी सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, हिस्ट्री को पहचानने के लिए। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए ज्ञानचंद के 3 बेटे हैं, 3 में से 2 ने तो मुस्लिम धर्म को अपना लिया, ठीक है, इस्लाम को अपना लिया, और एक जो है बीकचंद वो हिंदू धर्म को अपनाए। तो जो हमारा ज्ञानचंद है, ठीक है, राजा ज्ञानचंद का मकबरा, जो उसकी मृत्यु हुई थी, उसको दफनाया गया था, उसका मकबरा आज भी कीरतपुर में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो मकबरा है ज्ञानचंद का, वो आज भी जो कीरतपुर है ना पंजाब में बॉर्डर पे, वहां पे इसका मकबरा देखने को मिलता है, ठीक है। कल को क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा राजा था बिलासपुर का जिसका कीरतपुर में मकबरा देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हम कि ये क्वेश्चन आ सकता है या आया है, बट ये है कि ये अकबर का समकालीन था, इस्लाम किसने कबूला था, ये क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका टेन्योर भी याद रखो, 1577 के आसपास की राजा बना। अब इसके 3 बेटे हैं, 2 ने तो अपना लिया इस्लाम को ही, जिनकी हिस्ट्री हम नहीं देखते यहाँ पे, बट एक ने बनाया था हिंदू धर्म, और वो है बीकचंद। तो बीकचंद ने हिंदू धर्म को अपनाया, ठीक है, और ये नेक्स्ट राजा बनता है बिलासपुर का, और वो है लगभग 1600 एडी की बात, ठीक है, 1600 एडी की बात। अब बीकचंद ने 1600 के आसपास जो नैना देवी कोट कहलूर है, अब देखो बीरचंद ने कहाँ की थी स्थापित अपनी राजधानी, कोट कहलूर, जो नैना देवी धार है वहां पे, मगर इसने अपनी राजधानी बदलकर सुनहानी में स्थापित कर दी, ठीक है। सो इसका एक फैक्ट ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञानचंद का तीसरा बेटा है जिसने हिंदू धर्म अपनाया था, और इस बंदे ने जो है ये सुनहानी अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। The capital shifted from Port Kahlur to सुनहानी,
अभी सुनहानी कहाँ है, पता है किसी को? बिलासपुर से कोई है तो बता सकता है ऐसे? देखिए सुनहानी जो है, सुनहानी आपका कोई ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। मतलब बिलासपुर में अगर हम घुमारवी की बात करें तो घुमारवी के आसपास ही, अगर आप सातलाई की तरफ जाते हैं तो उस साइड पड़ता है रोड, ठीक है सुनहानी। तो वहां पे इन्होंने जो है वो किया था शिफ्ट अपनी राजधानी को। कहाँ से कहाँ की और किसने की, कब की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट राजा आता है यहाँ का, इसका बेटा नेक्स्ट आता है कल्याण। देखो मैं वही फैक्ट बताऊंगा जो एक्चुअल में शायद पूछने के चांस है, ठीक है। कल्याण चंद जो है वो 1630 एडी में राजा बनता है, ठीक है। इसका बेटा नेक्स्ट 1630। कल्याण चंद ने, अब देखो जैसे मैंने अभी बताया था कहाल चंद के बेटे ने हिंदू रियासत की स्थापना कर दी थी 1100 एडी के आसपास। तो जो हिंदूर है वो अब बेशक जैसे कांगड़ा और गुलेर जो है वो एक ही भाई थे, एक ही घर के फैमिली के बंदे थे, मगर बाद में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो होते हैं, ठीक है, बॉर्डर इश्यूज होते हैं लैंड के। वैसे ही कल्याण चंद के टाइम पे हिंदूर के और कहलूर के क्या चले, इश्यू चले। अब कल्याण चंद ने हिंदूर रियासत की सीमा पर एक किले का निर्माण करवा दिया, ठीक है। अब बॉर्डर पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट तो अराइज होगा, ठीक है। इसी कारण दोनों रियासतों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें हिंदूर के शासक की मृत्यु होगी, ठीक है। अब चलो वो तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये है कि कंट्रोवर्सी अगर क्वेश्चन आए कि हिंदूर और कहलूर के बीच में एक किले का निर्माण हुआ था, ठीक है, और वहां पे कल्याण चंद ने जब किला बनाया तो कंट्रोवर्सी राइज हुई थी, तो वो कौन सा बंदा था जिसके टाइम पे ये हुआ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कल्याण चंद, उसके समय पे हुआ था कल्याण, ठीक है। तो कल्याण चंद के समय पे कल्याण हुआ, इस तरह से आप याद रखें। तो कल्याण चंद के समय पे कल्याण हुआ कहलूर का, क से कल्याण, क से कहलूर, ठीक है, और हिंदूर। तो आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, कल्याण चंद के समय ही हिंदूर रियासत की सीमा पर किला बनाने पर विवाद हुआ और उसी विवाद के लिए झगड़ा हुआ और जिसमें हिंदूर के रियासत को नुकसान भी हुआ, ठीक है। आप देखिए जो नेक्स्ट राजा है, अभी देखो कल्याण चंद का और भी कंटेक्स्ट है। वैसे कल्याण चंद जो है ये सुकेत में जब पढ़ेंगे आप तो सुकेत के कंटेक्स्ट में भी इसका एक फैक्ट देखने को मिलता है। सुकेत का राजा है, अब सुकेत के राजा मेरे को अभी याद नहीं है, बट वो सुकेत का राजा है, सुकेत के साथ भी इसका रिलेशन है क्योंकि ये जो था वो सुकेत ये जो राजा है उनके साथ रिलेशन में है, ठीक है। तो रिलेशन के भी कुछ है यहाँ कंफ्यूजन, बट अब जब मंडी पढ़ेंगे सुकेत पढ़ेंगे तभी पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट राजा दीपचंद, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपचंद चंदेल, ठीक है। देखिए ये जो राजा है दीपचंद लगभग 1650 के आसपास राजा बनता है, 1667 तक रहेगा, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने ही 1654 में अपनी राजधानी को सुनहानी से बदलकर बिलासपुर में किया, ठीक है। सो ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम, और वो ज्यादा बीच में वो छिड़ रही होती है। दीपचंद ने कहा की थी सुनहानी, तो सुनहानी से कर दी इसने बिलासपुर। अब देखो जो बिलासपुर है ना, ये आपका ब्यास गुफा, जहाँ पे आज जो आपका ब्यास बिलासपुर है, वहां पे इसका नाम था बिलासपुर का पुराना नाम ब्यासपुर ही है, ठीक है। जो मॉडिफाइड नाम है ये बिलासपुर। तो सतलुज नदी के किनारे ब्यासपुर में इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, ठीक है। एंड बिलासपुर शहर की स्थापना जो है जो ब्यासपुर के नाम से इसने कर दी 1654 में सतलुज नदी के किनारे, ठीक है, दीपचंद चंदेल।
और दीपचंद ने वहां पे धोदरा महल का निर्माण भी करवाया। ठीक है, सुना है किसी ने धोदरा? सुमन जी सुना है धोदरा महल? नो सर। ये धोदरा महल है बिलासपुर में, जो बिलासपुर सिटी है, बिलासपुर शहर है उसी के साथ। ठीक है, अब बिलासपुर से कोई है आप में से तो वो जरूर गया होगा। ठीक है, अगर है कोई तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। धोदरा महल जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी धोदरा महल में वो राजधानी जब शिफ्ट की तो देखो महल बनाते हैं राजा अपने लिए, ठीक है, रहेंगे तो वहीं पे क्योंकि कैपिटल शिफ्ट हुई, तो वहां पे उसने अपना निवास स्थान बनाया, धोदरा महल का निर्माण करवाया। और ये जो राजा है इसकी जो कोट्स हैं कुछ, ठीक है, जो वो आज भी सुनते होंगे आप, राजा को जयदेवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय। सुना है ये नाम? जय जय आज भी बोलते हैं हम, राम राम भी बोलते हैं, जय जय भी बोलते हैं। सुना है ये अभिवादन प्रथाएं है ना हमारी, तो ये इसने जरूरी कंपल्सरी कर दी थी एक तरह से अपने शासनकाल। ठीक है, कंपल्सरी और शुरू की थी, शुरुआत भी थी ये और एक कंपल्शन भी थी कि आपको करना चाहिए। राजा को क्या करना है? जय देवा, राणा को बोलना है राम राम और मियाँ को बोलना है जय जय। अब देखो ये अलग अलग पोस्टें हैं, राणा राजा का छोटा रूप है, राजा बड़ा रूप है। ठीक है, रूप मतलब राजा की पोजीशन ऊपर है, राणा की पोजीशन कम है और मियाँ जो है वो ठाकुर, उसकी पोजीशन और छोटी। ठीक है, बट हैं तीनों इक्वलेंट एक तरह से। बोलने का मतलब है कि पोजीशन तो छोटी है, सबऑर्डिनेट है एक दूसरे के, बट आम जनता के लिए तो ऊपरी, आम जनता से तो ऊपरी है। इसलिए इनको जो है अभिवादन प्रथाएं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कंपल्सरी की और ये अभिवादन प्रथाएं शुरू की। तो ये ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? राजा को जय देवा, जय देवा मतलब देवता की तरह है ना, जय हो देवा, देवता की। राणा को राम राम और मियाँ को जय जय। आज भी तो बोलते हैं, मेरे को तो जहां तक लगता है आपने भी सुना होगा कि जो बोलते हैं ऐसे इस तरह से, जय जय मियाँ। सुना है कि नहीं सुना है? पता नहीं आपको सुना है? ठीक है, मैंने तो सुना है। ठीक है, ये चीज देखी है, मियाँ वाला तो आज भी देखने को मिलता है ये प्रचलन, जय जय राम राम जय जय आज भी चलता है। हाँ, जय देवा वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है क्योंकि वो राजा वाला चीज है नहीं, अब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट राणा मियाँ आज भी करते हैं ठाकुर और राणा राम राम जय जय। चलिए, नम्रता जी करते हैं कि नहीं करते हैं? सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये करते हैं। अब देखिए ये जो अभिवादन प्रथाएं हैं बिलासपुर के राजा दीपचंद ने शुरू की थी और इनका टेन्योर याद रखिए 1654 में इन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया था और बिलासपुर की स्थापना कर दी थी शहर की, और धोदरा महल का निर्माण भी करवाया और ये अभिवादन प्रथाएं शुरू की। अब होता क्या है कि 1667 में ये इसका अंतिम वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कांगड़ा के राजा, एक कांगड़ा के राजा है, मैंने बताया भी था आपको उस टाइम पे, अब याद है कि नहीं, चंद्रभान सिंह। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ठीक है, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे, उन्होंने क्या किया था, इसको नादौन में इनवाइट करके भोजन में विष देके मार दिया था, भोजन में जहर दे दिया। ठीक है, और उसको मार दिया था। अब मैंने बोला था कल, वैसे जब शुरुआत की थी कि कांगड़ा के साथ दुश्मनी है, वो उसी चीज की बदला ले रहा है। ठीक है, तो 1667 में कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने क्या किया था, इसको भोजन में विष देकर मार दिया था नदौन। ठीक है, नदौन तो कांगड़ा का हिस्सा था ही, तो नदौन में इसको जो है वो भोजन में विष देकर मार दिया था। ये कंटेक्स्ट याद रखना आपने, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने किया था। ठीक है, कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद वही है जिसको गोरिल्ला टैक्टिक्स आती थी, चंद्रभान का टीला धर्मशाला के पास नरवाना में,
और फिर मैंने बोला भी था कि इसी वजह से औरंगजेब ने इसको अरेस्ट कर लिया था, याद है कि नहीं? ठीक है, बताया नहीं किसी ने, पर याद है कि चंद्रभान था कि ईश्वरी सेन था नदौन का। ईश्वरी सेन कहाँ चले गए सुमन जी? ईश्वरी सेन तो मंडी का है। हाँ जी, हाँ, सेन वंश मंडी में है। अब ईश्वरी सेन देखो, आप संसार चंद से कंफ्यूज कर रहे होंगे। संसार चंद का समकालीन था वो मंडी का राजा, ठीक है। और वो था ईश्वरी सेन जिसको नदौन में बंदी बना के रखा था 12 वर्षों तक। हाँ, उसको बंदी बनाया था तभी। हाँ, तो वो अलग है, वो तो मंडी का राजा है। ये बिलासपुर का राजा दीपचंद है, ये भी हमने किया होगा डिस्कस वहां पे। तो इसको भोजन में विष देके मार दिया था, ठीक है। तो ये भी नदौन में है। कंटेक्स्ट वही, जगह के नाम से कंफ्यूजन हुई होगी आप, ठीक है। वो संसार चंद का समकालीन है तो बाद में आएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं चंद्रभान चंद की, जो कांगड़ा में पड़ा होगा आपको, ठीक है। चंद्रभान का टीला कहाँ है? तो बताया था मैंने जगह का नाम भी, नरवाणा, ठीक है। जो योल है ना उसके पास पड़ता है ये। चलिए, नेक्स्ट राजा है भीमचंद, जो कि बहुत ही ज्यादा इतिहास में इंपॉर्टेंट है बिलासपुर की, ठीक है। इसको बहुत जल्दी से पढ़ना पड़ता है। 1667 से 1712, क्योंकि इसका टाइम टेन्योर भी बड़ा है, लंबा है। और इसको इसलिए ज्यादा पढ़ा जाता है क्योंकि जो कहलूर के राजा भीमचंद हैं, लगभग 20 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। सो ये ध्यान रखिए कि he was contemporary to, कंटेम्परेरी पता लग गया ना आपको क्या होता है? समकालीन, ठीक है। कंटेम्परेरी टू 10th सिख गुरु। कौन थे 10th सिख गुरु? गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह के साथ इनकी जो विवाद की जड़ थी, लड़ाई की जड़ थी, वो थी सफेद हाथी। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह को असम की रानी रतन राय ने उनको जो दिया था एक सफेद हाथी गिफ्ट के तौर पर। उसको लेके वो घूम रहे थे यहाँ पे, और भीमचंद ने देख लिया कि यहाँ पे जो है वो मेरे एरिया में ये कौन सरदार जो सिख है वो घूम रहा है सफेद हाथी में। अब देखिए, सफेद हाथी जो होता है, व्हाइट एलिफेंट, बहुत रेयर मिलते हैं, ठीक है। बहुत रेयर मिलते हैं, और उनके ऊपर ईडीएम भी बनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक ऐसी चीज है, सफेद हाथी मिलते नहीं, अगर मिले भी तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बट यूजलेस भी होते हैं, किसी काम के भी नहीं होते, ठीक है। सो तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो चल रहा होगा ऐसे, उसने जो है उसको देख लिया, और भीमचंद ने बोला कि मेरे इलाके में मेरे राजा होते हो, मेरे को पता ही नहीं कौन है। इसको बुलाया गया, और भीमचंद ने जो है उसके साथ बोला कि ये हाथी जो है वो मुझे दे दो, ठीक है। उसने देने से इनकार कर दिया, और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, क्योंकि ये भी तो गोविंद सिंह था, वॉरियर था, योद्धा था, इसने भी हार नहीं मानी। अब भीमचंद जो है इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध करने के लिए रेडी हो जाता है। सो कहलूर का जो राजा है, ठीक है, क्या नाम है इसका, भीमचंद, इसने 1686 में, मतलब 1686 में भंगाणी साहिब का युद्ध लड़ा था। अब 2 बार हारा है ये गुरु गोविंद सिंह से। भंगाणी साहिब जो है ये सिरमौर के आसपास है, ठीक है। भंगाणी साहिब कहाँ है? सिरमौर के एरिया में पड़ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह लगभग 4-5 वर्ष सिरमौर में रहे, ठीक है, सिरमौर के पौंटा साहिब में। तो वहां पे भंगाणी साहिब, वहां पे ये युद्ध हुआ था, और इन्होंने जो है एक बार नहीं 2 बार भीमचंद को हराया, ठीक है। किसने? ठीक है। अब देखिए, दोनों के बीच 1685-86 में 1700 के आसपास 2 युद्ध हुए, और दोनों में जो है वो पराजित हो गया भीमचंद, और उसको पता लग गया कि अब ये होना नहीं है कुछ, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसके साथ संधि कर ली, 1701 में इसका फ्रेंड बन गया, फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है। मतलब इसके साथ जो है वो पीस ट्रीटी कर ली, शांति संधि होगी स्थापित, दोस्त बन गए। और गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने जो आपस में मिलकर नदौन में क्या किया था, दोनों मिल गए,
ठीक है, पहले तो ये दुश्मन थे, पर 2 बार इस हारने के बाद इनके साथ इन्हें संधि कर ली। इससे लगा कि ये तो काम का बंदा है, तो इसने इसके साथ हाथ मिला लिया और इसने क्या किया कि मुगलों की सेना को हरा दिया। कहाँ पे? कांगड़ा में। अब ये क्यों? क्योंकि कांगड़ा के जो राजा, ठीक है, कांगड़ा के जो राजा थे वो मुगलों को सपोर्ट करते थे उस टाइम, और इन्होंने जो है वो उसको हरा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, कि कहलूर के राजा भीमचंद और 10वें गुरु सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, इन दोनों ने मिलकर मुगलों को कहाँ हराया था, ठीक है। तो ये जगह है नदौड़। नदौड़ फिर से आ गया, और किसे हराया था? मुगलों को। मुगलों की तरफ से मुगलों को जो है वो सपोर्ट किसने किया था? तो वो कांगड़ा के राजा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, थोड़ा सा फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये भी याद रखेंगे साथ में कि जो भीम सिंह है, सॉरी भीमचंद है, इन्होंने सुंदरनगर के पास एक मंदिर है, मुरारी देवी टेम्पल, सुना है किसी ने? यस सर। मुरारी देवी मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है, सुंदरनगर के नजदीक ही है, बट है ये बॉर्डर पे, समझ लो मंडी और बिलासपुर का बॉर्डर ही है। तो मुरारी देवी मंदिर जो है वो मंडी में ही पड़ता है आज। वैसे ये मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, इस मंदिर का। आज चलो, आज तो जो मंदिर है वो तो चलो बाद में बना होगा, बट इसकी जो शुरुआत है, जो कुल देवी स्टार्टिंग की, जो इन्होंने शुरुआत की थी मंदिर की छोटे से, उससे, तो ये भीमचंद ने करी। और कहा जाता है कि लास्ट के दिनों में, अंतिम दिनों में 1712 के आसपास, जब ये इसकी मृत्यु के दिन नजदीक थे, तो कुछ वर्ष, 3-4 वर्ष कहा जाता है कि 3-4 वर्ष जो है वो ये इसी पहाड़ पे रहा था, तपस्या की थी, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया शासन, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, और पहाड़ों पे बैठकर, ठीक है, ये योगी साधु बन गया एक तरह से। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सा राजा था जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, है ना, एक योगी की लाइफ, एक साधु की, संत की लाइफ जीने लग गया था, राजा भीमचंद। तो लड़ाइयां भी की, युद्ध भी किए, मगर अंत में ये इस तरह से हो गया। मुरारी देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था इसने, ठीक है। चलिए ठीक है जी, अगला जो राजा है, एक देवीचंद, महानचंद, खड़गचंद, ये हीराचंद, ये हम कल करेंगे इनको डिस्कस डिटेल में। इसमें इंपॉर्टेंट सारे ही है वैसे तो, ठीक है। कल हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही है 5-6 राजा हैं जो